तो किसी भी कमोडिटी को बेच के जो आप पैसा कमाते हो उसी को अपन रेवेन्यू कहते हैं। मान लेते हैं एक चेयर है, एक चेयर को मैंने 100 रुपए में बेच दिया तो मैंने रेवेन्यू कमाई 100 रुपए, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट, यानी मार्केट में आप कमोडिटी को बेच के जो पैसा कमाते हो उसी अपन कहते हैं रेवेन्यू। यानी अगर मैं ज्यादा सेल करूंगा तो ज्यादा रेवेन्यू कमा सकता हूं, तो हाँ कमा सकता हूं। अगर सेल बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सेल और रेवेन्यू का डायरेक्ट रिलेशन होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट में ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देखते हैं टोटल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। किसी भी कमोडिटी की सारी क्वांटिटी को बेच के जो आप पैसा कमाते हो उसी को अपन कहते हैं टोटल रेवेन्यू। इट रिफर्स टू द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। इसी को टोटल इनकम ऑफ ए फर्म भी कहा जाता है। यानी जितनी क्वांटिटी आपने सेल की इनटू उसका प्राइस कर दो तो आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल आपने सेल की 10 चेयर और एक चेयर का प्राइस आपने रखा था 160 रुपए, तो 10 चेयर आपने बेची, 160 रुपए एक चेयर का प्राइस था, तो आपने कमाया 1600 रुपए। इसी को अपन कहते हैं टोटल रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस इसका फॉर्मूला होगा। टोटल रेवेन्यू के फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। वैसे तो आप समझ ही चुके हो, याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी फॉर्मूला माइंड में रहना चाहिए। अब पढ़ते हैं अपन एवरेज रेवेन्यू। मान लेते एक एग्जांपल लेते कि टोटल रेवेन्यू आपने कमाया है 500 रुपए। टोटल रेवेन्यू आपने कमाया 500 रुपए। मैंने आपसे पूछा कि आपने कितनी क्वांटिटी सेल की थी उस प्रोडक्ट की, तो आपने बोला मैंने 5 प्रोडक्ट को सेल किया था जिससे मैंने 500 रुपए कमाया। मैंने बोला अच्छा बताओ ऑन एन एवरेज आपने एक कमोडिटी को बेच के कितना पैसा कमाया, तो आपने बोला 500 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 100 रुपए। तो इसी को कहते हैं अपन एवरेज रेवेन्यू। यानी ऑन एन एवरेज एक यूनिट को बेचने से आपने कितने रुपए कमाए, उसी को अपन कहते हैं क्या, एवरेज रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। 10 एवरेज रेवेन्यू की डेफिनेशन देखते हैं। इट रिफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, यानी एक आउटपुट के पीछे, एक कमोडिटी को बेचने के पीछे ऑन एन एवरेज आपने कितना पैसा कमाया है। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस दोनों जो है वो सेम ही माने जाते हैं रेवेन्यू के चैप्टर में, इकोनॉमिक्स में। अब ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो अपन समझते हैं। हमें पता है कि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और टोटल रेवेन्यू का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो वो है क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू को अपन लिख सकते हैं क्वांटिटी इंटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी पिट्टूस, तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या आ गया, प्राइस। इसलिए कहा जाता है कि एआर एंड प्राइस दोनों क्या है, सेम चीज है। ये एमसीक्यू में या 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। रेवेन्यू चैप्टर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा इजी भी है, तो इसमें आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मैंने 10 चेयर को बेचा, तो टोटल रेवेन्यू 10 चेयर को बेच के मैंने कमाई 100 रुपए। और टोटल अगर मैंने 11 चेयर बेचा तो टोटल रेवेन्यू मैंने 11 चेयर को बेच के कमाई 120 रुपए। तो मेरे को ये बात बताओ कि मैंने 11वीं यूनिट कितने में बेची होगी। 10 यूनिट बेचा तो 100 रुपए मिला, 11 यूनिट बेचा तो 120 रुपए मिला। यानी जो मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल किया उसके पीछे मैंने कितना एक्स्ट्रा रुपए कमाया। तो आप बोलोगे 120 माइनस 100, यानी 11वीं यूनिट को बेचने से मैंने कमाया 20 रुपए।
मार्जिनल रेवेन्यू और कुछ भी नहीं, एक एडिशनल यूनिट को बेचने से जितना एडिशनल रेवेन्यू आप कमाते हो उसी को मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें 11वीं यूनिट से कितना पैसा कमाया वो निकालना है, तो MR11 इक्वल टू TR11 120 रुपए माइनस TR10 100 रुपए। तो ये जो 20 रुपए आया वो क्या है, 11वीं यूनिट को बेचने से एक्स्ट्रा रुपए जो कमाया डेट इज 20 रुपए, उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। देखो इसका फॉर्मूला भी यही है, MRN इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। इसको अगर ऐसे याद करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आप MR के बाद कोई भी यूनिट ले लो, मान लेते हैं 6th यूनिट ले लेते हैं। 6th यूनिट से मैंने कितना कमाया यदि मेरे को निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल रिवेन्यू जो मैंने 6 यूनिट से कमाया माइनस टोटल रिवेन्यू जो मैंने 5 यूनिट से कमाया, 6 माइनस 1 डेट इज 5। तो इस प्रकार आप मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हो। Marginal revenue is the additional revenue generated from sale of an additional unit of output। याद रखना हमेशा, एक एक्स्ट्रा आउटपुट बेचने के पीछे जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो आया है उसी को अपन बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एक एक्स्ट्रा, ये याद रखना। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का एक और तरीका भी है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन Q, चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। अब ये एग्जांपल अपन देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं मैंने 10 चेयर बेची, उससे टोटल मैंने कमाया 1600 रुपए, तो टोटल रेवेन्यू 10 चेयर का कितना आया, 1600 रुपए। और अगर मैंने 14 चेयर बेची तो उसके पीछे मैंने टोटल रेवेन्यू कमाया 2200 रुपए। देखो यूनिट गैप कितने का है, 10 चेयर के बाद सीधा 14वीं चेयर का दिया हुआ है, डेट इज 4 चेयर का गैप है, ठीक है। और यहां पे माइनर रेवेन्यू निकालना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पे माइनर रेवेन्यू डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकते हैं। TR14 दिया है 2200, TR10 दिया है 1600। और अब मेरे को अगर निकालना है माइनर रेवेन्यू 11th चेयर का या 12th चेयर का या 13th चेयर का, तो आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। यानी कि TR में कितना चेंज आया वो देखो, तो TR14 माइनस TR10 2200 माइनस 1600 इक्वल टू 600। डिवाइड करो कितने यूनिट का चेंज आया है, तो 14 चेयर माइनस 10 चेयर डेट इज 4 यूनिट का चेंज आया है, तो 600 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 150। तो माइनर रेवेन्यू निकालने का एक और तरीका है। ये तरीका कब इस्तेमाल होगा, जब यूनिट गैप 1 से ज्यादा का हो। यहाँ यूनिट गैप कितने का था, 4 का था, ये 1 से ज्यादा है, दैट्स वाई अपन MR का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस वाले एग्जांपल में जो अपन ने ऑलरेडी बना चुका है, यहाँ यूनिट गैप कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का है। TR11 भी दिया था, TR10 भी दिया था, तो सिर्फ 1 यूनिट का गैप हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 1 यूनिट से ज्यादा का गैप हो तो आपको चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन Q, यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है TR इज द समीशन ऑफ MR। क्या बोलना चाह रहा है कि TR का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, TR इक्वल टू समीशन ऑफ MR। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएगा। मान लेते हैं मैंने पहली चेयर बेची, उससे कि मैंने कमाया 100 रुपए, तो मेरा MR1 कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। दूसरी चेयर बेची, इस वाली चेयर को मैंने कितने में बेचा है, 110 रुपए में। MR2 मैं खुद निकाल के रखा हूं आपके लिए, वो कितना है, 110 रुपए। तीसरी चेयर बेची, इस बार जो आया था खरीदने वो थोड़ा सा कंजूस था, तो हमने उसको थोड़ा सस्ता बेच दिया, तो तीसरी चेयर बेची मैंने 70 रुपए में। टोटल मैंने 3 चेयर बेची अभी तक, पहली चेयर 100 रुपए में, दूसरी चेयर 110 रुपए में और तीसरी चेयर 70 रुपए में। तो मेरे को ये बात बताओ कि मैंने टोटल रेवेन्यू कितनी जनरेट की होगी, तो आप बोलोगे 100 प्लस 110 प्लस 70 डेट इज 280 रुपए। तो आपने किया क्या, आपने MR1 प्लस MR2 प्लस MR3 कर दिया, तो टोटल रेवेन्यू और कुछ भी नहीं है बल्कि समीशन ऑफ MR ही है। TR इक्वल टू समीशन ऑफ MR। MR1 प्लस MR2 प्लस MR3 किया तो 280 रुपए आ गया।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूं टोटल रिवेन्यू और कुछ भी नहीं बल्कि क्या है, समीशन ऑफ एमआर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें अपन पढ़ने वाले कि एआर और एमआर कैसे रहेंगे अगर मार्केट में प्राइस कांस्टेंट है, और एआर एंड एमआर का शेप कैसा होगा जब प्राइस को कम करना पड़ता है ज्यादा आउटपुट को बेचने के लिए। एक एक करके अपन इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। यानी एक ऐसा मार्केट जहां पे प्राइस कांस्टेंट है वहां पे एआर और एमआर का शेप कैसा होने वाला है उसको अपन पढ़ने वाले हैं। इस ऐसे मार्केट को अपन बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है इसको बहुत ज्यादा डिटेल में अपन मार्केट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी उसका टेंशन मत लेना। अभी बस अब इतना मान के चलो कि एक ऐसा मार्केट है जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, चाहे आप एक प्रोडक्ट खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, 4 खरीदो। यानी कि दुकानदार से आप पूछने के भाई एक प्रोडक्ट कितने का, वो बोला 5 रुपए का। बोले अगर मैं 10 खरीदूंगा तो भी बोले 5 रुपए पर पीस ही मैं लगाऊंगा। आप बोले अगर मैं 100 खरीदा तो बोलेगा तभी मैं 5 रुपए पर पीस ही लगाऊंगा। यानी कि प्राइस कांस्टेंट का कांस्टेंट ही है, चाहे आप क्वांटिटी 1 खरीदो या 1 लाख खरीदो। ऐसे मार्केट में कैसा एआर और एमआर बनेगा उसे अपन समझते हैं। ये एग्जाम्पल, ये शेड्यूल अपन देखते हैं तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। ये लिखी है यूनिट सोल्ड, यहां लिखा है प्राइस या फिर एआर, दोनों एक ही बात है। फिर लिखा हुआ है टोटल रिवेन्यू एंड देन लिखा हुआ है मार्जिनल रिवेन्यू। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मान लेते हैं आपने 1 यूनिट सेल किया, उसका प्राइस क्या था 5 रुपए, टोटल रिवेन्यू कितना कमाया 5 रुपए, मार्जिनल रिवेन्यू भी वहां पे क्या होगा 5 - 0 डेट इज 5 रुपए। देन आपने सेकेंड यूनिट सेल की, ये कितने में सेल की है, ये भी 5 रुपए में सेल की है। तो अब टोटल रिवेन्यू कितना आ गया 2 × 5 डेट इज 10 रुपए। तो टोटल रिवेन्यू हो गया 10। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा 10 - 5 = 5। टोटल रिवेन्यू ऑफ सेकेंड कॉमोडिटी माइनस टोटल रिवेन्यू ऑफ फर्स्ट कॉमोडिटी = 5। ये आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला भी है। देन अपन ने बेचा थर्ड यूनिट, ये भी 5 रुपए के प्राइस में ही बेचा है। टोटल रिवेन्यू अब कितना हो गया 3 × 5 = 15। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा 15 - 10 डेट इज 5। TR3 - TR2 ऐसे ही निकालते हो आप मार्जिनल रिवेन्यू। देन यूनिट 4 बेची, ये भी 5 रुपए में बेची आपने, टोटल रिवेन्यू हो गया 20 रुपए। नाउ मार्जिनल रिवेन्यू कितना आएगा TR4 - TR3 डेट इज 20 रुपए - 15 रुपए = 5 रुपए। देन आएगा यूनिट 5th, आपने 5वीं यूनिट बेची, ये भी 5 रुपए में बेची है, टोटल रिवेन्यू हो गया 25 और मार्जिनल रिवेन्यू हो गया 25 - 20 डेट इज 5 रुपए। तो आपने इस शेड्यूल को बहुत अच्छे से समझ गया। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे प्राइस क्या है, प्राइस कांस्टेंट है। सो यहाँ पे प्राइस यानी कि एआर कांस्टेंट है, 5 रुपए ही है। और आपने नोटिस किया होगा कि एमआर एआर के बराबर ही आया है। देखो हर जगह 5 रुपए ही आया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो प्राइस एआर और एमआर तीनों इक्वल रहता है। क्या बोला मैंने, एआर = एमआर रहता है। अब इसी को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करते हो, एक्स एक्सिस में आपको लेना है यूनिट सोल्ड और वाई एक्सिस में लेना है आपको एआर एमआर। तो ये ले लिया मैंने, एक्स एक्सिस में लिया है यूनिट सोल्ड और वाई एक्सिस में लिया है मैंने क्या, प्राइस एआर या फिर एमआर। तो मैं एआर कर्व ड्रॉ करता हूं तो 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, 4 यूनिट हो या 5 यूनिट हो, सब में प्राइस जो है वो सेम है, सब में एआर जो है वो सेम है और एमआर भी सेम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो कर्व है ये प्राइस भी है, ये एआर कर्व भी है और ये एमआर कर्व भी है। 10 जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो प्राइस = एआर = एमआर होता है ऐसे मार्केट में। तो ये डायग्राम बुक में ऑलरेडी बना हुआ है, देख सकते हो आप कि यहाँ पे लिखा है यूनिट सोल्ड और यहाँ पे लिखा है एआर एमआर इन रुपीज। और क्योंकि 1 यूनिट बेचो, 2 बेचो, 3 बेचो, 4 बेचो या 5 बेचो, प्राइस एआर और एमआर सेम है, दैट्स वाई ये वाला कर्व ऐसा बनेगा। अगर टोटल रिवेन्यू का अगर मैं कर्व बनाना चाहूं तो अपन बना सकते हैं क्या। टोटल रिवेन्यू कितना था 5, 10, 15, 20, 25।
टोटल रेवेन्यू देखो 5, 10, 15, 20, 25, 5-5 रुपए से इंक्रीज हो रहा है। वैसे टीआर का फॉर्मूला क्या होता है? टीआर का एक और फॉर्मूला ये होता है समीशन ऑफ एमआर, क्योंकि एमआर कितना है 5 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 5 रुपए, एक कांस्टेंट एमआर है, इसलिए टीआर जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। दैट इज 5 रुपए से इंक्रीज हो रहा है। पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ। अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह बनेगा। ये है टीआर कर्व। एक यूनिट सेल की तो 5 रुपए, 2 की तो 10, 3 की तो 15, 4 की तो 20 और 5 की तो 25। तो टीआर कैसा बनेगा? टीआर बनेगा पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और टीआर एक ही रेट से इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एमआर। टीआर इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग 45 डिग्री। अब 45 डिग्री देख के कंफ्यूज मत हो जाना, जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का ही बनता है और एकदम बीचों बीच लाइन जाएगी तो ये 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। 45 डिग्री का एंगल इसलिए बना रही है क्योंकि कांस्टेंट एमआर से इंक्रीज हो रहा है, यानी हर बार जो है एक आउटपुट बढ़ाने से 5 रुपए से टीआर इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई 45 डिग्री का एंगल बनाता है टीआर। दैट इज यहाँ यूनिट 1 से 2 हुई तो ये 5 से 10 हो गया, फिर 2 से 3 हुई तो ये 10 से 15 हो गया। आप देख रहे हो यूनिट 1 इंक्रीज हो रही है और रेवेन्यू जो है वो 5 रुपए से इंक्रीज हो रही है। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अगर अपन रेशियो देखेंगे तो रेशियो मिलेगा 1:5 हर बार। क्योंकि ये रेशियो सेम है इसलिए टीआर कर्व जो रहता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन बनता है ओरिजिन से और वो 45 डिग्री में काटते हुए जाता है। पूरे इकोनॉमिक्स के लिए आप याद रखेंगे यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रेशियो सेम रहता है तो हमेशा 45 डिग्री से वो कर्व जो है वो काटते हुए ऊपर जाएगा। अभी रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस एक कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज होना चाहिए। तो ये एडिशनल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं मैं। तो अगर इसको समराइज करूं तो जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो प्राइस इक्वल टू एआर इक्वल टू एमआर बनता है और ये ऐसा कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीआर कैसा बनेगा? पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। टीआर कांस्टेंट एमआर के कारण एक जैसा इंक्रीज हो रहा है, यानी हर बार 5 रुपए से इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई वो 45 डिग्री में काटते हुए एंगल बनाएगा। 10 इस माध्यम से अपन टीआर और एमआर का रिलेशन भी समझ चुके हैं जब प्राइस कांस्टेंट है। तो देखो जब प्राइस कांस्टेंट है तो एआर एमआर टीआर तीनों अपन समझ चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या करेंगे, यदि आपको ज्यादा आउटपुट सेल करना है तो अपनी प्राइस को गिराना पड़ेगा। इस टाइप के मार्केट में क्या होगा एआर और एमआर का रिलेशन और क्या होगा टीआर और एमआर का रिलेशन, ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। तो दोनों टॉपिक में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एक टॉपिक में प्राइस कांस्टेंट है तो एआर एमआर टीआर क्या होगा, दूसरे टॉपिक में प्राइस डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी ज्यादा सेल करने से तो वहां पे एआर एमआर टीआर क्या होगा उसको स्टडी करना है। रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, यानी जैसे जैसे आपको ज्यादा आउटपुट सेल करना है तो आपको अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा। ऐसे मार्केट में एआर और एमआर का क्या रिलेशन होता है वो अपन समझते हैं। तो ये शेड्यूल अपने को रीड करना है जिससे अपने को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बेची है पहली यूनिट, प्राइस देखो, प्राइस या एआर एक ही बात होती है, वो है 5 रुपए। फिर सेकेंड यूनिट तो 5 रुपए पर पीस था, यहाँ पे कितना कर दिया गया 4 रुपए पर पीस कर दिया गया, यानी कि प्राइस को कम किया गया अगर ज्यादा यूनिट बेचनी है तो। ये पर यूनिट प्राइस है, पर यूनिट प्राइस है। देन थर्ड यूनिट सेल की तो कितना प्राइस हो गया 3 रुपए पर पीस। 4 यूनिट सेल की तो प्राइस कितना कर दिया 2 रुपीस पर पीस। और यहां पे जब 5 यूनिट आपको सेल करना है तो प्राइस कितना हो गया 1 रुपए पर पीस। तो देख रहे हो जैसे जैसे आप यूनिट ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो आपका प्राइस जो है वो कम होते जा रहा है। तो चलिए आप कैलकुलेट करेंगे
कि टीआर क्या होगा और एमआर क्या होगा। तो सबसे पहले सिर्फ टीआर देखना। टीआर का फॉर्मूला है यूनिट सोल्ड इंटू एआर, डेट इज 1 रुपए इंटू 5 तो 5 रुपए, 2 यूनिट इंटू 4 8 रुपए, 3 यूनिट इंटू 3 रुपए पर पीस 9 रुपए, 4 यूनिट इंटू 2 रुपए 8 रुपए टोटल, और 5 यूनिट इंटू 1 रुपए इक्वल टू 5 रुपए टोटल। तो टोटल रिवेन्यू मैंने निकाल दी 5, 8, 9, 8 और 5। यहां तक अपन समझ चुके हैं। अब निकालते हैं अपन मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1, जिसको अपन ऑलरेडी मार्जिनल रिवेन्यू जब पढ़े थे तो इसका फॉर्मूला अच्छे से देख चुके हैं। तो फर्स्ट यूनिट सेल की 5 रुपए कमाया, टोटल रिवेन्यू 5 रही, मार्जिनल रिवेन्यू भी 5 ही रहती है। फर्स्ट यूनिट में सब सेम रहता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, TR1 माइनस TR0 करना है। तो पहली यूनिट से कमाया टोटल रिवेन्यू 5 रुपए, जब यूनिट बेची ही नहीं थी तो 0 यूनिट से आपने 0 रुपए ही कमाया होगा, इसलिए यहाँ पे MR आया है 5। देन जब सेकेंड यूनिट सेल की तो टोटल रिवेन्यू मिला 8, और 8 माइनस 5 तो हमारा आ गया क्या, 3। देन थर्ड यूनिट सेल की तो टोटल रिवेन्यू आया 9, 9 माइनस 8 कितना हुआ, 1। फोर्थ यूनिट सेल की तो रुपए है हमारे पास 8, 8 माइनस 9, यहाँ पे माइनर रिवेन्यू -1 आ गया है, गौर करना। देन बेची आपने फिफ्थ यूनिट, टोटल रिवेन्यू आया 5, 5 माइनस 8 तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनर रिवेन्यू -3। तो माइनर रिवेन्यू आया 5, 3, 1, -1 और -3। अब आप लोग सिर्फ AR और MR को देखो, TR को देखो ही नहीं, सिर्फ AR और MR को देखो तो आपको समझ में आएगा कि AR और MR दोनों गिर रहे हैं। जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है तो AR 5, 4, 3, 2, 1 AR गिर रहा है, और जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है MR भी गिर रहा है। देखो 5, 3, 1, -1 और -3। तो एक बात तो तय है, एक ऐसा मार्केट जहां पे प्राइस को कम करना पड़ता है अगर ज्यादा आउटपुट सेल करना है, तो वहां पे AR और MR दोनों ही फॉल होते हैं जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे। दूसरी चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये देखो AR गिरा 1 से, यहाँ MR गिरा 2 से, फिर ये AR गिरा 1 से, फिर यहाँ MR गिरा 2 से, फिर ये AR गिरा 1 से, फिर यहाँ MR गिरा 2 से, फिर यहाँ AR गिरा 1 से, फिर यहाँ MR गिरा 2 से। यानी कि AR MR दोनों गिर रहे हैं, लेकिन MR जो है वो डबल स्पीड से गिर रहा है। अगर AR 1 गिर रहा है तो MR 2 गिर रहा है, यानी कि यहाँ गिरने का रेशियो क्या है, 1:2। AR 1 से गिर रहा है तो MR 2 से गिर रहा है, MR डबल स्पीड से गिर रहा है। यही इसका दूसरा रिलेशन है कि जब प्राइस गिरती है आउटपुट ज्यादा बेचने से तो AR MR दोनों गिरते हैं, लेकिन MR जो है वो डबल स्पीड से गिरता है AR के मुकाबले। अब AR और MR दोनों को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूं तो वो कुछ इस तरह बनेगा, जहां x एक्सिस को अपन को लेना है यूनिट सोल्ड और y एक्सिस में लेना है अपने को एवरेज रिवेन्यू या फिर मार्जिनल रिवेन्यू, डेट इज रुपीस में। तो यहाँ x एक्सिस में ले लिया यूनिट सोल्ड, y एक्सिस में ले लिया AR और MR। AR का कर्व कुछ इस प्रकार बना है और MR का कर्व कुछ इस प्रकार बना है। तो यहाँ गौर फरमाना कि MR जो है वो ये x एक्सिस को टच कर दिया, यानी कि वो MR जो है वो 0 हो चुका है, और यहाँ पे MR जो है वो x एक्सिस के नीचे भी चला गया है, दैट मीन्स MR जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो MR नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे पॉजिटिव है। जबकि AR देखो, AR सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फिगर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। 10 अगर AR और MR के रिलेशन को मैं समराइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि AR और MR दोनों गिरता है। MR की स्पीड जो है वो गिरने में AR की स्पीड से डबल है। MR पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव तीनों हो सकता है, जबकि AR सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। 10
व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, ऐसे मार्केट में हमने रिलेशनशिप बिटवीन AR और MR पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे कि TR और MR का रिलेशन क्या होगा इसी मार्केट में। सो स्टार्ट करते हैं अपन रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। तो इसके लिए भी अपन एक शेड्यूल देख लेते हैं। ये है कंप्लीट शेड्यूल। यहाँ लिखा है यूनिट सोल्ड, देन AR, देन TR, देन MR। ये एक बेहतर शेड्यूल है TR और MR के रिलेशन को समझाने के लिए। यहाँ लिखा है यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5। यहाँ देखो AR गिर रहा है 5 4 3 2.25 और 1। TR भी निकाल दिए अपन 5 8 9 9 5 और MR है 5 3 1 0 और -4। तो अब अपन रिलेशन पढ़ते हैं TR और MR का। आपको TR और MR अब देखना है। सो देखते हैं MR देखो जब तक पॉजिटिव है 5 3 1, जब तक ये पॉजिटिव है TR देखो इंक्रीज हो रहा है 5 8 और 9। तो पहली चीज मैं ये कह सकता हूं कि MR जब तक पॉजिटिव है TR जो है वो इंक्रीज हो रहा है। MR जब 0 हो गया तो TR देखो मैक्सिमम प्लस कांस्टेंट हो गया है। ये मैक्सिमम है प्लस कांस्टेंट भी है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं जब MR इक्वल टू 0 होता है तो TR जो होता है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच जाता है। देन MR देखो यहाँ हो गया नेगेटिव और TR देखो 9 से लेके हो गया 5, यानी कि TR गिर रहा है। तो ये तीसरा रिलेशन में कह सकता हूं कि MR जब नेगेटिव होता है तो TR जो है वो गिरने लग जाता है। यही इसके रिलेशन भी है। रिलेशन को समराइज करते हैं। जब तक MR पॉजिटिव है TR इंक्रीज होता है, MR 0 है तो TR मैक्सिमम हो जाता है और MR जब नेगेटिव हो जाता है तो TR फॉल होने लगता है। 10 हमने समरी बना दी है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव TR इंक्रीजेस, व्हेन MR इज 0 TR इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, व्हेन MR बिकम्स नेगेटिव TR स्टार्ट्स फॉलोइंग। तो ये चीज अपन ऑलरेडी ऊपर देख लिए, यहाँ पे अपन इसकी समरी भी देख लिए हैं। तो TR और MR का रिलेशन भी अपन समझ चुके व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट वाले मार्केट में।